गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका सबका फिर से स्वागत है। जो हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं, आपने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के 3 लेक्चर्स किए थे। उसके बाद मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कल एक क्लास ली थी, जो कि बड़ी शॉर्ट रही थी। आज मैं आपको एक लॉन्ग क्लास बनाने वाला हूं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आज जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो जाएं। आई थिंक आपने जो प्रीवियस कल वाली क्लास होगी उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। कंटिन्यूसली जो भी क्लासेस आती जा रही हैं वो उसको आप रिवाइज करके ही अगली क्लास देखिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको फिर से ये चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारा आज का जो फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रहने वाली है, दैट इज़ अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो बिजनेस ने पे करना है। ठीक है, बिजनेस ने पे करने का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा। ठीक है, बिजनेस के पास पैसा आएगा कहाँ से? जहाँ फिर तो उसका ऑनर लगाएगा, जहाँ फिर कुछ लोग लगाएंगे पैसे, तभी पैसा आ सकता है। जहाँ फिर हम बिजनेस बैंक से लोन लेंगे। यही तरीका है बिजनेस को आगे रन आउट करने का। अदरवाइज हम पैसे कहाँ से लाएंगे, और पैसे के बिना हम एसेट कैसे खरीदेंगे, हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम गुड्स कैसे खरीदेंगे, हम मशीनरी कहाँ से लगाएंगे। इन सब के लिए हमें पैसे चाहिए। तो पैसा जब हम किसी से लेते हैं तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। जैसे हम एक आम तौर पे ये वाली वर्ड तो हम आम तौर पे घर पे भी यूज़ करते हैं ना, कि यार इस मंथ की मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 25,000, क्योंकि मैंने बिल देना है बिजली का, उसके बाद मैंने घर का राशन लाना है। उसी प्रकार बिजनेस की भी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑवर्ड बाय द बिजनेस। अभी बेसिकली दो टाइप की हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं। वन इज द इंटरनल लाइबिलिटी, अनदर वन इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अभी इंटरनल लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर और द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस। मैंने कल आपको एक टर्म समझाई थी, आई थिंक आपको वो याद होगी, डेट इज अ कैपिटल। जब कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या बिजनेस में लेके आता है? कैपिटल। तो भाई मैंने आपको बोला था कि बिजनेस में कुछ भी आएगा तो किसी ना किसी मतलब के लिए बंदा पैसा लगाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तभी वो कैपिटल लगा रहा है। ऐसे तो कोई पागल तो है नहीं अपना 10 करोड़ वेस्ट कर दे। तो जो वो बिजनेस को दी जाएगी लाइबिलिटी, पैसा दिया जाएगा, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होगी। आप बोलोगे सर ये क्यों लाइबिलिटी हुई, वो तो उसका बिजनेस है। तो उसी उसका बंदे का बिजनेस, तो उसी के ऊपर ही लाइबिलिटी हो गई। एग्जैक्टली हो गई। बिकॉज जब आपको कंसेप्ट आगे मैं बताऊंगा तो एक कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, ऑनर को और बिजनेस को दोनों को सेपरेट माना जाता है। कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, चाहे वो 10 रुपये भी लगाएगा, तो वो सेपरेट है। मीन्स बिजनेस उसको अपने ऊपर कर्ज मानेगा। बिजनेस बोलेगा जब ये मैं कर्ज उतार दूंगा देन लाइबिलिटी मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, जब तक मैं इसको पैसे वापस नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनी रहेगी। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ऑनर एंड द बिजनेस। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट लाइबिलिटी समझाने के लिए ये कंसेप्ट इधर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अभी इंटरनल लाइबिलिटी आपको अच्छे से समझ आ गया। ऑनर ने बिजनेस में कोई भी पैसा लगाया तो उसको बिजनेस क्या मानता है? लाइबिलिटी। जब उसको हम पूरी कैपिटल वापस कर देंगे तब हम मानेंगे कि हमारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, सिर्फ हमारे पास लाइबिलिटी ऑनर की नहीं होती, हमारे पास लोगों की भी लाइबिलिटी होती है भाई। आउटसाइडर्स अदर देन द ऑनर। इसका मतलब ही ये क्या होता है? ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे ऑनर के अलावा बाहर वाले लोगों के ऊपर हमारा कर्ज है, हमने उठाया हुआ है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया भाई, बैंक से लोन लिया है, हमने क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, हमने इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए हैं, हमें उन्हें वापस करने हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है हमारे पास? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। की बाहरी इंसानों से भी पैसा उठाया है, ये वो वाली आपके ऊपर लाइबिलिटी है। आई थिंक आपको ये दोनों समझ आ चुका होगा। कभी कभार क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ लेके चलना है साथ में, और सब हर एक चीज़ क्लियर करते जानी है, क्योंकि कोई पता नहीं होता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन हो कर ले। ठीक है, अभी लाइबिलिटीज भी आगे बहुत सारे टाइप की होती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी जो ऐसी लाइबिलिटी है जिसका पेबल पीरियड 12 मंथ्स के ज़्यादा है, जिसको पे करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा वक्त का समय मिल जाता है, उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी पेबल आफ्टर द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मीन्स हमें 12 महीने का समय मिलेगा सिर्फ किसमें, करंट लाइबिलिटी में 12 महीने का समय मिलेगा। 12 महीने से ज़्यादा का समय हमें कहाँ मिलता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। और ये कौन से नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक कार लोन लेते हैं बिजनेस में, तो कार लोन की ड्यूरेशन आपको सबको पता है 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स होती है कम से कम। अगर हम बिजनेस लोन लेते हैं तो उसकी 30 ईयर्स होती है। तो मतलब कि हमें जिसको पे करने के लिए 12 महीने से ज़्यादा समय मिल जाता है तो उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको हमने 12 मंथ के अंदर अंदर पे आउट करना पड़ता है। जिस डेट में बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट के बाद हमें 12 महीने में उसको पे करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं रहती है, क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं रहती है, कल की डेट में आपको कोई उधार नहीं देगा। अगर आप किसी सप्लायर से सामान ले रहे हो, आपने अगर टाइम पे उसको पैसे नहीं दिए तो आपका वैसा क्रेडिट वर्दी नहीं रहेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर आउट हो चुका होगा। जैसे हम शॉर्ट ड्यूरेशन लोन लेते हैं बैंक से 1 साल का, तो हमें 1 साल के अंदर अंदर उसको चुकाना ही चुकाना है। अगर नहीं चुकाओगे तो बैंक का कर्ज आपके ऊपर आ जाएगा और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई लोन भी नहीं देने वाला। आई थिंक आपको ये करंट लाइबिलिटी अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हमारे पास आती है नेक्स्ट एसेट्स। अभी एसेट्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच गिव अ बेनिफिट इन फ्यूचर। अभी हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, मुझे कोई बताएगा अभी कमेंट्स करके कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिसको यूटिलाइज करके हम अर्निंग करते हैं। भाई अभी हमारे बिजनेस में एक गाड़ी है तो हम गाड़ी पे क्या करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो हमारी वो एसेट हुई। हमारे पास एक फर्नीचर है वो बैठने के काम आ रहा है, हमारे पास मशीनरी है वो प्रोडक्शन के काम आ रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसको यूटिलाइज करके हम बेनिफिट लेते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट आती है इसकी ही टाइप, डेट इज अ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ द एंटिटी विच आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल, जिसको हम रीसेल करने के लिए नहीं लेते। जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी तो हमने सोचा कि इसकी लाइफ कम से कम 15 से 20 साल चलेगी, ये मैं 2 दिन में अंदर 15 दिन के अंदर कि 12 महीने के अंदर अंदर इसको सेल आउट नहीं करूंगा, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरे पास बनी रहेगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि जो लॉन्गर पीरियड के लिए हो, 15 साल के अंदर, जैसे आपने कभी एफडी कराई होगी 5 साल की, 10 साल की। ठीक है, नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम रीसेल कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं इनटू द कैश विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। अभी एसेट्स को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा। एसेट्स हमारे पास एक टेंजिबल एसेट्स होती है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो ना प्लीज़, तो आप इसको रिकॉर्ड साथ साथ में कर लीजिए। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम फिजिकली टच करके देख सके। जैसे मशीनरी है, उसको टच कर सकते हो ना आप, फर्नीचर को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, आप सबको टच कर सकते हो, तो वो कौन सी हुई, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। वो क्या हो सकता है, ट्रेडमार्क, गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल पता क्या होता है, गुडविल होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे मैं बोलता हूँ बीकानेर वालों की नमकीन बड़ी टेस्टी होती है, घेवर बड़ा टेस्टी होता है, तो मेरे माइंड में उनके लिए एक गुडविल बन चुकी है और मैं लोगों को भी प्रेफर कराता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार उनके पास जाओगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, तो वो उस बिजनेस की क्या बन चुकी है, गुडविल। ट्रेड मार्क क्या होता है, आपने पी मार्क वाला ऑयल खरीदा होगा, एक पर्टिकुलर ट्रेड का कोई मार्क होता है। ठीक है, वो सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसने वो रजिस्टर करवाया होगा, दूसरा बंदा उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गई नॉन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, पर वो एसेट जरूर होगी पर उसको टच आउट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्टिशियस।
फिक्टिशियस एसेट्स ना ही टेंजिबल होती हैं ना ही वो इंटेंजिबल होती हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा जो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही हम एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, करते हैं ना। एडवर्टीजमेंट इसलिए स्टार्ट करते हैं कि लोगों की नज़रों में ये बिजनेस आए। अगर कोई शोरूम ओपन होने वाला है तो उसकी एडवर्टीजमेंट 2 महीने पहले से होना स्टार्ट हो जाती है कि लोगों के जहन में वो चीज़ आते जाए कि हाँ बंदे ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, होने वाला है, इधर इतनी ओपनिंग है इसकी तब है। तो ये एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, बहुत बड़ा खर्चा होता है जो कि पहले ही कर दिया जाता है, बट इसकी रिकवरी किसी तरीके की होती है धीरे 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 एट द रिटर्न ऑफ प्रॉफिट के रिटर्न में उसको वापस मिलती रहती है। तो जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेस्ट एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट्स की। हमने कोई लाइसेंस लिया जिस बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे वो बिजनेस अच्छा रन करेगा, अदरवाइज तो बिजनेस रन नहीं करेगा। दैट इज टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। एक एसेट्स और भी होती हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो ना आप, साथ साथ में कुछ पॉइंट ऐसे मुझे याद आ जाते हैं कि जो इधर हम लिखते नहीं हैं बट फिर भी जब पढ़ाने लगो तो फिर बहुत सारी चीज़ें याद आती है। डैट इज़ अ वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट कौन सी होती है? जैसे कोल माइन हुई आपकी, डायमंड की हुई, जैसे आपकी गोल्ड की हुई। जैसे जैसे ये कोल निकलता जाएगा वो एसेट खत्म होते जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्टिंग एसेट्स। ये आप नोट डाउन कर लो सबके सब अपनी नोट्स के साइड में स्टार डाल के ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आने वाला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक ऐसा अमाउंट स्पेंड किया जाता है जिससे हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंकर्ड हो सकती है कि अगर हम कोई एसेट खरीदें या गुड्स खरीदें या फिर कोई सर्विसेज लें, ठीक है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके लेने से, स्पेंड करने से हमारे पास कोई लाइबिलिटी इंकर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मशीनरी परचेज करते हैं 5 लाख रुपए की, ठीक है। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, और जो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे ना सबको हम एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करेंगे। एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करेंगे। हमेशा हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंकर्ड नहीं होगी। अगर आप बहुत बड़ी एसेट खरीद रहे हो तो आपको कुछ लोन भी लेना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास इतना पैसा हो, 10 करोड़ की मशीन आ रही है तो आपने खरीद ली। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कहाँ पे शो करते हैं हम? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें साथ साथ में लिखते रहा करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। जब हम बिजनेस में कुछ सामान लेके आते हैं, खरीद के लेके आएंगे तो अभी तो बेचेंगे, ऐसे क्या खरीद बेचेंगे बिजनेस में? कुछ नहीं बेच सकते ना। तो जब भी हम कोई गुड्स टेकन करके लेके आएंगे तो हमें कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये डेली नेचर का होता है भाई। परचेज ऑफ गुड्स, 50,000 बॉटल्स खरीदी, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेकरिंग नेचर का होता है, ये आपको बार बार करना पड़ता है। स्टाफ को सैलरी पे कर दी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये कुछ टाइप के एक्सपेंस होते रहते हैं। और ये रेवेन्यू नेचर के, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डेली नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे शो होता है? ये प्रॉफिट ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होंगे, ठीक है। ये हमारे बैलेंस शीट में शो नहीं होते क्योंकि ये बड़े नेचर के नहीं होते, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मैं आपको शायद पहले भी समझा चुका हूँ कि जो लार्ज हमने पैसा खर्चा एडवर्टीजमेंट में, वो भी हमारा एक टाइप का एसेट ही रहता है बिजनेस में। एसेट इसलिए रहा क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे हमने 15 लाख रुपए खर्च किए एडवर्टीजमेंट में, तो हम ये धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रॉफिट कमाते जाएंगे तो उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे कि हाँ इसकी वजह से हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो धीरे 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 डिमिनाइज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर मेन डिफरेंस क्या रहता है एक्सपेंडिचर में एंड एक्सपेंस में? एक्सपेंस होता है ऐसा पैसा जो खर्च किया जाता है रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अब मैंने आपको वो 2 टाइप के समझा दिए। कैपिटल में एसेट्स कोई परचेज कर रहे हैं, रेवेन्यू में गुड्स लेके आ रहे हैं। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं
इसमें हमने गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया, कितना पैसा खर्च किया, कैश पेमेंट किया कोई भी छोटे एक्सपेंसेस के लिए, मतलब कुछ भी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को रन आउट करने के लिए हमने जो खर्चे कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। ठीक है, इन अ स्मॉल फॉर्म को ही कह सकते हैं उसको, स्मॉल अमाउंट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आप एडवांस में पे कर देते हो। फॉर एग्जांपल मेरा इंश्योरेंस ड्यू होना था 15 दिसंबर को 2025 को, तो मैं ये एक्सपेंस 1 जनवरी 2025 को ही दे चुका था, जो ड्यू होना था मेरा 15 दिसंबर को। तो ये एडवांस में मैंने जो पे किया, इसको कहते हैं प्रीपेड। आपके पास फ़ोन्स भी होते हैं ना, सबके पास मोबाइल, सिम कार्ड्स, प्रीपेड सिम कार्ड, एक होता है पोस्टपेड, एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड में आपको पहले पैसा देना पड़ता है, सबको पता होगा, पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रीपेड। और पोस्टपेड उसको कहते हैं जिसमें पहला यूज़ करोगे फिर पे करोगे, डेट इज़ अ पोस्टपेड यूज़र। अभी आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स हैं वो भी प्रीपेड होने वाले हैं। फर्स्टली यू रिचार्ज द मीटर एंड देन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आपको अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस विच आर अकर्ड बट नॉट पेड। आपने वो एक्सपेंस कर दिया है पर उसको आप भुगतान नहीं किया है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। मार्च महीने की सैलरी आउटस्टैंड हो चुकी है, अभी महीना लग गया अप्रैल, तो ये मार्च वाला एक्सपेंस होगा, इसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई थिंक समझ आ चुका होगा। जिसको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, फिर आपको वो वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है द परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अगर आप कोई बिजनेस के अंदर गुड्स खरीद के लेके आ रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश गुड्स है, किसी भी टाइप का है जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, डेट इज़ अ परचेजेस। परचेज रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न ऑफ गुड्स। डिफेक्टेड गुड्स वापस भी करने होते हैं, अपने पास क्यों रखने हैं हमने, जो हमारे यूटिलाइजेबल गुड्स नहीं है तो उसको हमें वापस करना है, तो जब हम वापस कर देंगे वो बन जाएगी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, और मैं इसको बताऊंगा कि आपको लर्न कैसे करना है। बिजनेस से बाहर फेंकी हुई चीज़, रिटर्न आउटवर्ड, बाहर चला गया। ठीक है। सेल का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस में गुड्स बेचना, और इसमें दोनों सेल आ जाती हैं, बोथ सेल आर कंसिडरेबल। एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट सेल। बिजनेस में दोनों सेल इसमें इंक्लूड की जाती हैं सेल्स में। सेल रिटर्न का मतलब होता है गुड्स रिटर्न किए, बेचे हुए गुड्स। हमारे पास एक कस्टमर था, कस्टमर ने हमारे से इलेक्ट्रिक हीटर लिया, तो जब हीटर लेके गया तो घर पे जाके देखा उसने, उसकी वायर ही टूटी हुई थी। ठीक है, जब वायर टूटी हुई थी उसने बोला कि ये मेरे काम का नहीं है सर, ये गुड्स रिटर्न कर दो। तो वो कस्टमर मेरे पास आया और उसने वो गुड वापस कर दिया। जब वो गुड वापस कर देगा तो मैं अपने बिजनेस में वो ले लूँगा और उसको एक्सचेंज करके दूसरा गुड्स दे दूँगा। जब दे दूँगा तो अगर तो वो क्रेडिट पे होगा तो उसको मैं क्रेडिट रिड्यूस कर दूंगा, अगर उसने प्रोडक्ट वापस करना है तो हमें उसे कैश भी वापस करना पड़ सकती है। ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई इसका नाम तो बताया सर आपने, इसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न का नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। अभी इनवर्ड कैसे याद करना है, बिजनेस के अंदर आया, जब बिजनेस के अंदर कोई गुड्स आ जाता है उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ये बिजनेस से बाहर गया तो इसको इसलिए बोला रिटर्न आउटवर्ड। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। जितना भी मैंने अभी तक आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई ये आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही है तो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साथ साथ में फिर से रिकैप्चुलेट कराऊंगा। पहले आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वाला नहीं समझ आया, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपके बिजनेस में पैसा आया, चाहे वो गुड्स बेचे आपने, चाहे वो सर्विस बेचे। अभी कोई बिजनेस तो गुड्स सेल करता है तो कोई बिजनेस सर्विसेज करता है, दोनों की अलग अलग डील करता है ना, हर एक बिजनेस अलग अलग में डील करता है। ये तो है नहीं कि सारे के सारे एक ही में डील करें। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स। गुड्स
परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग, वही हमने सामान खरीदा, फिजिकली आइटम ट्रेड आइटम है, जो फिजिकली ट्रेड आइटम जो बिजनेस में ला रहे हैं, जैसे स्टेशनरी हो गई, जैसे आप फ्रिज हो गया, जैसे एसी हो गया, जैसे एलईडी खरीद के लाते हो, जो भी ऐसा टेंजिबल जिसको आप टचेबल देख सकते हो और उसको बेचने की कोशिश करोगे आप आने वाले टाइम में, तो उसको हम गुड्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक एंड इन्वेंट्री बोलता है कि जितने भी आपके पास गुड्स रिमेन अनसोल्ड, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जो गुड्स नहीं बिके और आपके पास पड़े हुए हैं उनको बोलेंगे स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवल्स। ट्रेड रिसीवल का मतलब होता है अमाउंट रिसीव अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब हम पैसा वसूलते हैं सामान बेचने के बाद या सर्विसेज देने के बाद। ठीक है, ट्रेड पेबल क्या होते हैं, जब हम अमाउंट पे करते हैं जब हम किसी से गुड्स खरीदते हैं, जैसे हमने किसी सप्लायर से सामान खरीदा, सप्लायर है उससे सामान खरीदा, तो हम ट्रेड पेबल हैं इसके, हमने ट्रेड किया और इसको पैसा देना है। हमने ट्रेड करा, उसको रिसीव करना मीन्स कस्टमर हमारे से गुड्स लेके चला गया, तो गुड्स से हमें कस्टमर से हमें पैसा लेना है, दैट इज़ अ ट्रेड रिसीवल्स। ट्रेड करने के बाद पैसा वसूल किया। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और इन अमाउंट। जैसे हम क्या करते हैं आजकल शोरूम्स में लिखा होता है ना 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो वो क्या करते हैं अमाउंट जो प्राइस होती है गुड्स की उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो अभी हमारे पास दो टाइप के आते हैं डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास। ये एक आप स्टार डाल के ट्रेड जब बना रहे हो इसके नीचे फ्लो चार्ट बनाओ ऐसे करके, तो ये दोनों लिख लो। ठीक है, रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, इसका मतलब होता है जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं ना, तो हमें वो बोलता है कि ठीक है जब आप सामान खरीद रहे हो तो आपको हम 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, इतनी क्वांटिटी और इतनी वैल्यू पे इतना डिस्काउंट दे देते हैं। और कैश डिस्काउंट पता कब दिया जाता है, जब अमाउंट किसी से प्रॉम्प्ट पेमेंट लेनी हो ना, किसी से जल्दी पैसा वसूल करना हो, ये तब भी हमें कभी कभी ये वाली टेक्निक लगाई जाती है कि ठीक है तो अगर हमें 5 तारीख तक पैसा दे देगा, तेरे से 10,000 लेना था तो हमें 9600 दे दे, बाकी तेरे को कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये होता है रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसीवल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। जल्दी समय पे पेमेंट करने में हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट। तो कैश वर्ड यूज़ हो रहा तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ लेन देन कैश का होगा, इसमें कैश कम की जाएगी, इसमें गुड्स की वैल्यू या प्राइस कम नहीं किया जाएगा, इसमें कैश कम की जाएगी और इसका फ़ायदा कस्टमर को मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिबेट। रिबेट तब दिया जाता है, रिबेट होता है क्या है पहले सुनो, रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, जिसकी क्वालिटी घटिया हो। आपको पता है ना जब आप जाते हो कि ऐसी दुकानों पे जहाँ पे वो गुड्स जो होते हैं वो आउटडेटेड हो चुके होते हैं, आउटडेटेड होते हैं, जहाँ फिर उनकी एक्सेस सप्लाई होती है मार्केट में, तो इनका इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं इनको रिबेट देते हैं, ठीक है भाई आओ लेके चले जाओ। और कभी कभी उसकी क्वालिटी भी आपको पता है इतनी अच्छी नहीं होती, इम्प्रूव्ड क्वालिटी नहीं होती, तो हम उसके लिए भी रिबेट देते हैं कि चलो हमारे से उल्टा सामान तो निकले, क्योंकि हमारे पास जितना स्टॉक पड़ा रहेगा तो स्टॉक्स में हमारा जो पैसा होता है कैपिटल भी हमारी उतनी ही ज़्यादा लगती रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी गुड्स निकल जाए। नेक्स्ट इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें ऑनर ऑनर बोल दें, हम अगर कोई पर्सन की बात करते हैं, हम इसमें पर्सन की बात करते हैं, पर्सन हु इज इन पोजीशन टू द पे द डेट्स। अगर इसने किसी से उधार लिया था और ये उस पोजीशन में है कि ये उधार वापस कर सकता है, तो हम इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी है। इनसॉल्वेंट वो होता है जो पर्सन इज अनेबल टू पे द डेट्स, अनेबल टू पे द डेट्स, ये पैसा नहीं दे पाएगा, इसके पास पैसा नहीं है और ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो हम इसको बोल देंगे ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस। कोई भी मशीनरी यूज होगी, मैं आपको इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ,
जो आपके साथ डेली वो होती है, ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर करेगी। देखना, देखो हम यार एक कार खरीदते हैं 2025 में, हमने एक स्कॉर्पियो एन खरीदी, उसकी कॉस्ट थी 16 लाख रुपए, ठीक है भाई। हर साल उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। आप इंश्योरेंस करवाते हो ना सारे, इंश्योरेंस में आप देखना हर साल उसकी आईवीडी रिड्यूस होती है हर साल। जैसे 16 लाख था पहले साल में, इसका 16 लाख का इंश्योरेंस हुआ, अगले साल में इसका 14 लाख का हो जाएगा, फिर इसका 10 लाख का हो जाएगा। मतलब कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, जो उसकी एग्जैक्ट बुक वैल्यू थी उसको डिक्रीज करना, डेट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक वर्ड आएंगे बिजनेस में बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होगी आपके पास, डेट इज अ क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट एंड डेबिट बहुत यूज होता है क्योंकि इसी के ऊपर ही सारा अकाउंट्स बेस्ड है। डेबिट एंड क्रेडिट, इनका कोई एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता। मैं आपको सही बताऊं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, एक तरीका है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। डेबिट हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट करते हैं और राइट हैंड साइड में क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ये आपको तब समझ आएगा जब हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रोप्राइटर भी लिख लो एक साइड पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको लिख लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो चीज़ ना डायरेक्टली आ जाती है, तो फिर आपको वो इशू होगा कि ये मैंने वर्ड कभी पढ़ा नहीं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। प्रोप्राइटर ही क्या होता है, ऑनर। इसको ऑनर को ही बिजनेस में क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की स्थिति कैसी है, बिजनेस किस पोजीशन में चल रहा है उसको देखना, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं, स्टॉक भी 3 टाइप का होता है, वो भी सुन लो। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, ये आप खुद आप लिख लेना नोट्स में, ठीक है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे हाथ में कितना सामान पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, कि हमारे पास कितना सामान पड़ा जो नहीं बिका। ओपनिंग होता है कि हमारे पास साल के शुरुआत में पहले से ही कितना सामान पड़ा था, ठीक है। क्योंकि अगर 2019-20 हम बनाते हैं अकाउंटिंग ईयर, जो 19-20 का क्लोजिंग होगा वो 21-22 के लिए ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। जो पिछले साल सामान बचा होगा वो अगले साल के लिए ओपनिंग ही बनेगा एक्चुअली, क्योंकि हमें सामान तो बेचना है ना, ऐसे थोड़ी फेंकना तो है नहीं है बाहर, क्योंकि वो भी तो इतना भी अमाउंट यूटिलाइज हुआ है उसके ऊपर जितना दूसरे गुड्स के ऊपर लगा हुआ है। अभी हमारे पास एक टर्म आती है और प्रॉफिट, आई थिंक सबको पता होगा, प्रॉफिट तो सबको पता है। प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने कितना खर्चा किया, फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल में सेल की 20 लाख, ध्यान से सुनो, उसमें से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस सब कुछ निकाला तो वो बन के 6 लाख, तो हमारे पास जो 14 लाख बचा, ये बचा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। ये मतलब बना हमारे पास प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट में वो बोलेगा, प्रॉफिट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी पहली बात तो मैं प्रॉफिट वर्ड जो यूज किया, ये सिर्फ वो है कि हमने कितना पैसा अर्न किया फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स। ध्यान से सुनना कि हमने जो ट्रांजेक्शन की उससे पैसा कितना अर्न किया, और उसमें से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ध्यान से सुनो, पहले हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हमने डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए, वो क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद जब हमने टोटल, देखो एक होता है नेट प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट समझाता हूं क्या होता है। नेट प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड द अदर इनकम्स ओवर टोटल एक्सपेंस। अभी टोटल एक्सपेंस कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होंगे, ये सारे के सारे जब प्रॉफिट में से निकाल दिए जाएंगे ना, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यही काम की चीज़ होती है, इसी के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं आगे कि हम आगे बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे नहीं करेंगे। सारी की सारी कहानी किसके ऊपर होती है, नेट प्रॉफिट पे। ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी
जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने कवर कराने की कोशिश की है। अगर कोई टर्म रह गई होगी, नहीं कंप्लीट हो पाई आज की क्लास में, मैं वो जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा उसमें वो मैं पहले वो वाली रिकैप करा लूँगा आपको, वो वाली चीज़ टर्म्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मुझे एक सजेशन और आ रही थी कि सर आप जैसे टॉपिक ख़त्म करवाते हो उसके बाद हमें एमसीक्यू करवाओ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर एक टॉपिक ख़त्म कराने के बाद उसके एमसीक्यूज़ करवाऊँ, तो मुझे आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो मैं उसी हिसाब से आपको, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ख़त्म करा दिया है, बेसिक अकाउंट टर्म्स मैंने ख़त्म करा दिया है, उन दोनों के मैं एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा। वो आप मुझे आज वाली वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए। तो आज आप क्लास हम इधर ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तो आप जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई सजेशन अगर मुझे करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गुड बाय।